स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो हैं उसके भाग 2 के ऊपर। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है भाग 1, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य और उसके जो 6 अंग हैं उसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं, और उनकी जो कुछ एजेंसियां हैं उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम उससे आगे से शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि यूएनओ के महासचिव कौन कौन रहे हैं, यूएनओ में सुधार की क्या गुंजाइश है, क्या डिमांड चल रही है, क्या सुधार संभव है या नहीं है, और उसका भारत की जो भूमिका है संयुक्त राष्ट्र संघ में वो भी हम देखेंगे। तो इन सब बिंदुओं के ऊपर विस्तार से चर्चा भी करेंगे, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो आप आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, यूएनओ के महासचिव, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सार्वजनिक चेहरा रहता है वो उसका महासचिव रहता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रहता है। ये हमने देख चुके हैं। तो अब कौन कौन महासचिव बन चुके हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पहले जो थे वो त्रिगवेली थे। 1946 से 1952 इनका कार्यकाल था, और ये नॉर्वे से थे। प्रथम महासचिव थे ये। कुछ इनके बारे में नॉर्मल फैक्ट हम साथ ही साथ देखते जाएंगे महासचिव के बारे में। सेकंड हैं डैग हैमरसोल्ड। 1953 से 1961 इन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। स्वीडन से हैं ये, और इनके समय में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम था, एक तरीके से देखें तो शीत युद्ध काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बनता जा रहा था यहाँ पे। तो एक तो स्वेज संकट जो 1956 में हुआ था। एक्चुअली में मिस्र ने यानी इजिप्ट ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इसी के एवज में जो है फ्रांस और ब्रिटेन, इन देशों ने मिलके मिस्र पे अटैक किया था, और इसको हम स्वेज संकट के नाम से जानते हैं। ये हुआ था 1956 की बात है ये। और इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, तो इनको मरणोपरांत शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। फिर हैं यू थांट। 1961 से 1971 इन्होंने भी 2 टर्म की हैं। बर्मा, म्यांमार के थे ये, और महासचिव बनने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति थे ये यू थांट। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, प्रथम एशियाई महासचिव। नेक्स्ट हैं कुर्ट वाल्डहिम। 1972 से 1981 इन्होंने भी 2 टर्म कंप्लीट किए हैं। ऑस्ट्रिया से थे ये। नेक्स्ट हैं जेवियर पेरेज द कुइयार। 1982 से 1991 इन्होंने भी 2 टर्म कंप्लीट किए। और पेरू, ध्यान रखना दोस्तों, इनका जो कोई ज़रूरी नहीं कि 2 टर्म कंप्लीट करें। अगर इनका पहला कार्यकाल अच्छा रहता है तो जो सदस्य राष्ट्र हैं अगेन उन्हीं को मौका दे सकते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को दोबारा चांस मिले। जैसे त्रिगवेली ने एक ही कार्यकाल के लिए कार्य किया था, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन 2 कार्यकाल भी बहुत सारे, एक ऐसी परंपरा बन गई कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उनको एक और कार्यकाल देना चाहिए। तो ये जो हैं फॉकलैंड युद्ध के बाद में ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में इन्होंने मध्यस्थता की थी, और ये पेरू से थे। और जो महासचिव का कार्यकाल है दोस्तों वो 5 साल का रहता है। फिर नेक्स्ट हैं बुतरस गाली। ये मिस्र के यानी इजिप्ट के हैं। 1992 से 1996, 1 जनवरी 1992 से लेकर 31 दिसंबर 1996 इनका कार्यकाल था। एन एजेंडा फॉर द पीस रिपोर्ट इन्होंने जारी की थी। और ठीक ये शीत युद्ध की समाप्ति, और एक तरीके से बोले कि सोवियत संघ रूस के विघटन के बाद में ये बने थे, तो विश्व के हालात काफ़ी हद तक बदल चुके थे। यूएनओ की जो भूमिका है वो भी, उसमें भी काफ़ी बदलाव आए हैं। फिर नेक्स्ट हैं कॉफ़ी अन्नान। ये 1997 से लेकर 2006 गाना के थे ये, और 2001 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, और 2005 में मानवाधिकार परिषद और शांति संस्थापक आयोग की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट हैं बान की मून। 2007 से 2016 दक्षिण कोरिया के थे ये। और उसके बाद में हैं वर्तमान जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस 2017, 1 जनवरी 2017 से हैं ये, और इनका ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है। ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, और इनका दूसरा कार्यकाल है दोस्तों। तो ये 31 दिसंबर 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। दूसरे टर्म के लिए अभी ये चल रहा है इनका। फिर जो नेक्स्ट बिंदु है कि शीत युद्ध के बाद
संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की जो बातें हैं, जो गुंजाइश है, वो क्या क्या हैं, क्या कारण हैं उसके। दोस्तों ये जो नोट्स हैं वो बुक में से काफ़ी विश्लेषण करके नोट्स तैयार किए गए हैं। ये नोट्स आपको कहीं अन्यत्र और नहीं मिलेंगे, तो इन्हें आप देखिए, आराम से समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट आप चीज़ों को समझ लेंगे, तो आई होप कि ये सारा का सारा जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा समझने में। तो शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार करके पॉइंट उसको देखते हैं। तो सुधार की मांग के कारण क्या है, क्यों डिमांड उठी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होना चाहिए। शीत युद्ध की समाप्ति का मतलब है कि 1991 में दिसंबर में जब सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया था, उसके बाद तो पहला जो कारण था, सोवियत संघ रूस का विघटन हो चुका था। विश्व में दो महाशक्तियां थी, और जब से संयुक्त राष्ट्र संघ आया उसने शीत युद्ध ही देखा था, यानी दो महाशक्तियों के बीच में तनातनी का दौर देखा था। तो उनमें से एक जो महाशक्ति थी वो 1991 में ढह गई, यानी सोवियत संघ रूस यूएसएसआर जो था उसका विघटन हो गया। तो अब चूंकि एक ही महाशक्ति बची है, तो ऐसे में डिमांड उठी कि अमेरिका कहीं अपनी मनमानी नहीं करें, या जो अमेरिका चाहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ में वो होगा। तो इस तरह से सुधार की मांग उठने लगी कि इसमें बदलाव तो करना पड़ेगा। फिर इसका सोवियत संघ रूस के विघटन के बाद जो सबसे बड़ा परिणाम ये रहा कि शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, और अमेरिका जो है वो सबसे ताकतवर देश बन के उभरा है, तो इसलिए भी डिमांड उठी। तीसरा, चीन का महाशक्ति के रूप में उदय, यानी विश्व जो है अब पहले एक ध्रुवीय, फिर एक ध्रुवीय से जो शक्ति का केंद्र है वो अनेक केंद्रों में, यानी बहुध्रुवीय विश्व की कल्पना भी की जाने लगी। उसके बाद में है यूएनओ की सदस्य संख्या में वृद्धि। दोस्तों हमने पहले का जो वीडियो है उसके में ये चर्चा की है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई थी तो इसके जो प्रारंभिक सदस्य थे वो 51 थे। तो 24 अक्टूबर 1945 को 51 सदस्यों के साथ जो संगठन शुरू हुआ था, आज दुनिया में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। और आज अगर इसकी बात करें तो 193 मेंबर्स हैं। तो कहाँ 51 थे और कहाँ 193 हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब 193 हुए हैं तो इसमें और बदलाव होने चाहिए, यानी कुल मिला के जो नए सदस्य बने उन्हें भी तो नई भूमिका मिलनी चाहिए ना, उन्हें भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए, उन्हें भी अपने पक्ष रखने के लिए कोई एक मजबूत प्लेटफॉर्म चाहिए। तो कुल मिला के संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ढांचा था उसमें सुधार की मांग उठने लगी, इसकी सदस्य संख्या बढ़ने के कारण। और इसका एक और कारण है कि नवीन चुनौतियां सामने आ गई। पहले जो चुनौतियां थी वो शीत युद्ध था, तृतीय विश्व युद्ध से बचाना था, ये ढेर सारे कारण थे। लेकिन नए दौर में नई चुनौतियां संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने खड़ी हैं। वो कौन कौन सी हैं? आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारियां, परमाणविक प्रसार की जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं वो ये चाहते हैं कि इसका लिमिट में रहें या और देशों को ये प्राप्त ना हो, और दिन ब दिन जो पर्यावरण को हानि हो रही है मानव विकास के नाम पे, इन सब कारणों से संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में सुधार की मांग की जाने लगी। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ शीत युद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग क्यों उठी, तो ये आपके सारे कारण हो जाएंगे। अब इन सब कारणों की वजह से बदलाव की मांग उठी संयुक्त राष्ट्र संघ में। अब देखते हैं कि बदलाव तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव क्या होना चाहिए, किस तरह बदलाव होना चाहिए और कितना बदलाव होना चाहिए, इस पे कोई एक राय नहीं थे, इस पे एक मत नहीं थे। तो देखते हैं किस तरह की मांग उठी थी बदलाव की। तो यहाँ पे दो तरह की मांग की बात उठी थी। एक है संगठन की जो बनावट है उसमें सुधार होना चाहिए, और एक है प्रक्रिया में सुधार। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं इंगित करते हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए। यानी सीधा सा मैं आपको कहना चाहूँ तो ये है कि कुछ जो देश हैं वो ये चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद का विस्तार किया जाए है, और जो नए देश इसके सदस्य बने हैं या आज बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं वो भी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने। तो वो देश चाह रहे हैं कि स्थायी और अस्थायी दोनों ही सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए, कि अभी जो हैं वो 5 और 10 हैं, 5 स्थायी सदस्य 10 अस्थायी हैं। तो कुछ देश चाह रहे हैं भी ये 5 भी, ये नंबर भी बढ़े और ये नंबर भी बढ़े, क्योंकि सिर्फ स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए अगर बात कही की जाएगी तो बाकी देश इसके लिए सहमत नहीं होंगे। तो अस्थायी सदस्य अगर संख्या बढ़ेगी तो और ज़्यादा देशों को मौका मिलेगा कि वो सुरक्षा परिषद में अपनी भूमिका निभा पाएँ। और
कुछ देश जो हैं वो वीटो शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि वीटो के बलबूते पे जो 192 सदस्य हैं वो एक तरफ होते हैं और मात्र एक जो देश हैं, 5 स्थायी में से कोई भी एक किसी प्रस्ताव पे वीटो कर देता है तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल अलोकतांत्रिक निर्णय है कि बहुमत एक तरफ है, पूरी दुनिया एक तरफ है और एक इंसान जो चाहे वो किसी भी प्रस्ताव को रोक सकता है। तो ये तो बिल्कुल अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत है, तो इसको समाप्त होना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात ये भी है कि अगर वीटो को समाप्त कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि जो स्थायी सदस्य फिर वो क्यों यूएनओ में अपना रुचि अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो ये भी एक आलोचना का केंद्र बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट है, अब ये जो बदलाव हैं वो चाह रहे हैं कि जो विकासशील देश हैं वो ये चाह रहे हैं कि स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो, और जो नए देश है वो चाह रहे हैं कि वीटो की शक्ति को समाप्त करें, और जो नए सदस्य बने चाहे स्थायी सदस्य बने उन्हें भी वीटो पावर नहीं दिया जाए। इस तरह की बात उठ रही है। लेकिन जो स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में ऑलरेडी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वो कह रहे हैं कि बदलाव तो हम भी चाहते हैं भाई, लेकिन बदलाव क्या होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि बदलाव के लिए जो बातें आप ये बदलाव तो ठीक है आप उठा रहे हो बातें, लेकिन इस बदलाव की बात कौन करेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में हम कंटिन्यू डोनेट कर रहे हैं, हम बड़ा हिस्सा हम पे कर रहे हैं और आज दिन तक करते आए हैं, तो फिर इस पर आप बात क्यों नहीं कर रहे। इसमें तो कोई देश अपना योगदान बढ़ाना ही नहीं चाहता है। कुल मिला के संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में वो देश चाहते हैं, स्थायी सदस्य जो हैं वो चाह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है इसमें अन्य जो देश हैं अपना योगदान बढ़ाएं, ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ, क्योंकि इसमें एक नियम है कि 25% से ज़्यादा कोई शेयर जो है वो बजट में योगदान नहीं दे सकता, और अमेरिका सर्वाधिक बजट में योगदान करने वाला देश है, 22% अकेला देता है। तो जाहिर सी बात है जब अमेरिका 22% बजट में अकेला योगदान दे रहा है तो वो कह रहा है कि जब मेरी शक्तियों पे आप प्रश्न चिन्ह उठाते हो तो मैं बजट में भी तो योगदान दे रहा हूँ, आप यहाँ पे कम करिए ना। तो उसकी बात भी अपनी जगह सही है। तो ये हैं सुरक्षा परिषद से संबंधित बदलाव, दोनों के अपने पक्ष हैं। एक और बदलाव है जिसकी बात की जाती है वो हैं यूएनओ के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ को क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यानी कितने कार्य करने चाहिए और किस लिमिट में संयुक्त राष्ट्र संघ को रुक जाना चाहिए। तो इस पे भी दो पक्ष हैं। एक पक्ष ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है ना, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो शांति और सुरक्षा की स्थापना करने के लिए हुआ था, यानी शांति और सुरक्षा का कार्य उसका मुख्य कार्य है और ये ही कार्य करना चाहिए। इसके अलावा उसको और कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बाकी हर देश में सरकारें हैं और वो अपना कार्य कर रही है, तो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ को भी अपने लिमिटेशंस में रहना चाहिए ताकि फालतू के विवाद खड़े ना हो। लेकिन ये एक पहलू है जिसके ऊपर हमने चर्चा की है, लेकिन एक और पहलू है जिस पे अन्य लोग चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लगभग हर देश आज जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। तो क्यों नहीं हम शांति सुरक्षा की स्थापना तो करें ही करें, साथ ही साथ इसी मंच का इस्तेमाल करते हुए हम मानवीय विकास संबंधी कार्य भी कर सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय। जैसे एक फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी कोरोना आया तो इसकी वैक्सीन जो बनी वो एक देश में बनी है तो वो दूसरा देश दे सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं। या कोई गरीब देश हैं जो अपना इस तरह का स्वास्थ्य के रूप में बजट अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो अन्य देश उसकी हेल्प करें, संयुक्त राष्ट्र संघ उसको हेल्प करें। तो इस तरह की बातें भी उठी हैं कि ऐसे मिलजुल कर जो हैं, क्योंकि जो वर्तमान दौर है दोस्तों वो पारस्परिक निर्भरता वाला युग है। कोई भी देश अकेला आत्मनिर्भर होकर आगे नहीं बढ़ सकता है, हमें दूसरों की सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है और दूसरे देशों को भी हमारी सख्त ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब बातें हैं। तो ये दो तरह के बदलाव की मांग उठ रही हैं, जिनमें पहला है एक तरीके से संगठन की बनावट और प्रक्रिया में सुधार, जिसमें स्थायी और अस्थायी या जो नए देश हैं उन सब में गतिरोध है यहाँ पे भी, और एक संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार क्षेत्र में कौन से मुद्दे आ रहे हैं, ये दो बिंदु में जो हैं बदलाव की मांग उठी है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी बदलाव की बात उठती है उसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि बदलाव पर सहमति का अभाव होता है। ऐसा कोई भी बात इनके बीच में नहीं हुई कि आम सहमति बन गई और ये सहयोग करने के लिए तैयार हैं बदलाव के लिए। लेकिन फिर भी ये जो हैं कि चलो ठीक है बदलाव अगर होते हैं ठीक है, और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता अगर बढ़ाई जाए तो फिर किनको स्थायी सदस्य बनाएंगे। कुछ तो पैरामीटर्स होने चाहिए ना, कुछ तो मानदंड होने चाहिए। तो वो मानदंड रखे हैं, हालांकि इस पे भी एक राय नहीं है। ऐसा नहीं कि सारे मानदंड पूरे होने चाहिए, कितने मानदंड होने चाहिए कंप्लीट, कौन सा मानदंड अगर इनकम्प्लीट होगा तो चलेगा, इस तरह की बातें जो हैं
वो अभी भी कोई सहमति नहीं बनी। लेकिन जो बड़े बड़े पैरामीटर्स हैं वो हम चर्चा कर लेते हैं कि ये बिंदु तो होने ही चाहिए। अगर किसी नए देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में अगर स्थायी सदस्य के तौर पे शामिल किया जाता है तो इसमें क्या बातें होनी चाहिए। तो पहली बात तो बड़ी जनसंख्या। हालांकि आलोचक ये भी कहते हैं कि बड़ी जनसंख्या तो उल्टा जो है एक चुनौती है, और बड़ी जनसंख्या का मतलब क्या है, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, तो ये एक राय नहीं हो पाए हैं। फिर दूसरा है कि मजबूत सैन्य ताकत हो। वह देश जो स्थायी सदस्यता का दावा करता है वो एक बड़ी जनसंख्या तो हो ही हो, उसके पास एक मजबूत सैन्य ताकत भी होनी चाहिए, और वो लोकतंत्र हो, और बड़ी आर्थिक शक्ति हो वो दुनिया में, यूएनओ के बजट में सहयोग करें और निरंतर जो सहयोग कर रहा है वो देश, और मानवाधिकारों का हितैषी हो, और भूगोल संस्कृति के लिहाज से विविधता लिए हो, यानी अपने देश में कहते हैं ना विविधता में एकता। तो ये बातें जो हैं ये सारी होनी चाहिए नए स्थायी सदस्य हेतु। लेकिन इस पे भी जो है एक राय नहीं है कि बड़ी जनसंख्या हो तो कितनी हो, मजबूत सैन्य ताकत का क्या अर्थ है, किसको कहेंगे, ठीक है, लोकतंत्र तक बातें ठीक है, लेकिन बड़ी आर्थिक शक्ति किस अर्थव्यवस्था को बड़ा माना जाएगा, पर कैपिटा इनकम देखा जाएगा कि नहीं जाएगा, या टोटल जीडीपी देखेंगे, तो इस पे भी बहुत सारे जो हैं इश्यूज जो हैं वो डिस्प्यूट हैं अभी भी। लेकिन फिर भी इन पे चल रहा है अभी चर्चा, और हम देखते हैं आगे की फिर क्या हो पाता है। जो देश दावे कर रहे हैं वो कहाँ तक सटीक है। फिर हम देखते हैं कि स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो का इस्तेमाल, वीटो का जो पावर है वो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं पांच, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इन पांच देशों के पास में जो है वो वीटो है। और इन्होंने कितना इस्तेमाल किया है, कितनी बार इन्होंने वीटो किया है। वीटो एक बार मैं फिर से बता दूं दोस्तों कि वीटो का अर्थ होता है मैं निषेध करता हूं, यानी जो स्थायी सदस्य हैं किसी प्रस्ताव को रखते हैं और तुरंत वो बोल देते हैं कि मैं इसको वीटो कर रहा हूं, तो वो जो प्रस्ताव हैं उस पर ना तो चर्चा होगी ना उसे कोई पारित कर सकता, कुछ नहीं, कहने का मतलब वो प्रस्ताव वहीं समाप्त हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर किसी मुद्दे पे हम बात करना चाहें और उस पर अगर किसी ने वीटो कर लिया तो फिर वो मैटर वहीं पे ख़त्म। लेकिन ध्यान रखना कि ये सुरक्षा परिषद की बैठक में ही होता है, और कोई स्थायी सदस्य अगर बैठक में आया ही नहीं तो वो वीटो नहीं माना जाता है। वीटो तभी माना जाएगा जब उस बैठक में वो उपस्थित हो और वो बाकायदा इस चीज़ की घोषणा करे कि मैं इस मुद्दे पे या इस प्रस्ताव पे वीटो का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो प्रस्ताव खारिज होगा। तो देखिए सबसे जो ज़्यादा सर्वाधिक वीटो का यूज़ यूएसएसआर ऑब्लिक रूस मैंने लिखा है, तो पहले सोवियत संघ रूस, और 1991 के बाद में ये जो सीट है सोवियत संघ रूस की वो रूस को मिली है, रूस को उत्तराधिकार मिले हैं इसका। तो 135 बार इन्होंने वीटो का इस्तेमाल किया है। फिर सेकंड यूएसए 84 टाइम इन्होंने वीटो किया है। फिर ब्रिटेन 32, फ्रांस 18 और चीन 11 टाइम, तो 11 बार जो है इन्होंने वीटो किया है। तो टोटली आप सर्वाधिक ये पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक वीटो का इस्तेमाल किस देश ने किया है, तो रूस आएगा अभी। वीटो का जो शाब्दिक अर्थ है मैं निषेध करता हूँ। अब यूएनओ के बजट में योगदान को देखते हैं कि ठीक है कि बजट जो है वो जो पैसा जिससे यूएनओ चल रहा है उसके मिशन चल रहे हैं वो पैसा कहाँ से आ रहा है। तो सबसे अधिक जो बजट में योगदान है वो यूएसए कर रहा है। ये भी अपना आप में एक सवाल है, अगर छोटा प्रश्न यहाँ पे बने कि यूएनओ के बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। टोटल कितना बजट में योगदान कर सकते हैं, मैक्सिमम 25%, ठीक है। फिर चीन 12%, जापान 8.5%, जर्मनी 6%, यूके 4.5, फ्रांस 4.4, इटली 3.3, ब्राज़ील 2.9, कनाडा 2.7, रूस 2.4। तो सर्वाधिक आपको याद रखना है और एक भारत का याद रखना है। 0.8% जो हैं यूएनओ के टोटल जो बजट है उसका 0.8% हम वहन करते हैं, यानी भारत वहन करता है। कोई भी जो देश हैं वो यूएनओ के बजट का 25% से अधिक योगदान नहीं कर सकता है, कि चाहे कितना ही शक्तिशाली हो। ये हद से ज़्यादा जो इंटरफियर उसको रोकने के लिए, या किसी एक देश पर हद से ज़्यादा जो है निर्भरता को रोकने के लिए ये नियम बनाया गया है कि 25% से अधिक जो है बजट, टोटल बजट का 25% से अधिक कोई भी देश कंट्रीब्यूट नहीं करेगा।
नेक्स्ट बिंदु है संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार, ये हम देखेंगे। और इसी में एक पॉइंट है कि यूएनओ को प्रासंगिक बनाने हेतु निम्न कदम उठाए गए हैं, कि उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, ठीक है, और उसको प्रासंगिक यानी उपयोगी बनाने हेतु, संयुक्त राष्ट्र संघ को उपयोगी बनाने हेतु और कौन से कदम उठाए गए हैं, क्योंकि समय के साथ कहते हैं ना बदलाव जरूरी है, समय के साथ कदम से कदम मिला तो आगे बढ़ना जरूरी है। तो कौन सी वो चीज़ें की गई जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो एक जीवंत लगे, ऐसा नहीं है कि ठहराव सा आ गया है। तो इसके लिए देखिए, शांति संस्थापक आयोग का गठन, नागरिकों को अत्याचारों से बचाने हेतु सामूहिक उत्तरदायित्व लेना। ये बिंदु ये है कि अगर किसी देश में जो वहाँ के नागरिक हैं, अगर वो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें मानवाधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ का ये कर्तव्य बनता है कि उनके को अत्याचारों से बचाने हेतु वो सामूहिक उत्तरदायित्व लेके कार्यवाही कर सकते हैं। मानवाधिकार परिषद की स्थापना, सबसे जो ज़्यादा जोर रहता है दोस्तों लोकतंत्र, मानवाधिकार, इन बातों पर रहता है। 19 जून 2006 से ये सक्रिय भी हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करने पर सहमति, और आतंकवाद की हर रूप में निंदा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आतंकवाद की निंदा इन्होंने की है। ये वो चीज़ें हैं, जब संयुक्त राष्ट्र संघ शायद स्टार्ट हुआ था उस समय ये चीज़ें नहीं थी, और बाद में ये चीज़ें उसको उपयोगी बनाने तो ये नई चीज़ आई हैं, तो हम वो देख रहे हैं। और एक और, न्यास परिषद को समाप्त करने पे सहमति, क्योंकि अभी न्यास परिषद के पास में कोई काम नहीं है। आखिरी जो देश था 1994 पलाऊ, वहाँ से अलग हो गया है और वो आत्मनिर्भर या स्वतंत्र देश बन के अपना कार्य कर रहा है। अब हम देखते हैं कि यूएनओ में सुधार और भारत क्या चाह रहा है। भारत के नज़रिए से अगर देखा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार हो तो कैसा हो, या भारत अपनी तरफ से कौन सी पहल कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इस तरह के सुधार हो। तो देखिए, भारत यूएनओ के ढांचे में बदलाव का समर्थक है। सबसे पहली बात तो भारत चाहता है कि यूएनओ के ढांचे में बदलाव हो, जो स्ट्रक्चर हैं उसमें बदलाव हो। फिर भारत स्वयं जो है एक बड़ी भूमिका निभाना चाहता है संयुक्त राष्ट्र संघ में। भारत चाहता है कि यूएनओ के एजेंडे में विकास को भी महत्व मिले, यानी कुल मिला के दोनों तरह के बदलाव चाह रहा है, एक तो प्रक्रिया और ढांचागत भी, और दूसरा न्यायाधिकार की, यानी जो केवल शांति और सुरक्षा की बात नहीं करें, उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। विकास के मामले में भी हमें पारस्परिक निर्भरता वाला सिद्धांत लेना पड़ेगा। तो भारत ये सब चाह रहा है। भारत जो है सुरक्षा परिषद का विस्तार चाहता है और स्वयं भी जो है उसका स्थायी सदस्य बनना चाहता है। फिर भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य यानी दोनों की संख्या बढ़ाने के पक्ष में। भारत चाहता है कि स्थायी सीटें भी बढ़ें, जो 5 हैं उसको अब कितनी बढ़ाई जाएं, इस पे बात हो, इस पे आम सहमति बनेगी, तभी शायद ये संभव होगा। लेकिन फिलहाल जो वैश्विक दौर को देखते हुए लग रहा है कि जिस तरह की जो राजनीति घटित हो रही है, उसे लग नहीं रहा है कि फ्यूचर में आने वाले समय में तो कि बहुत जल्दी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी जो भारत का दृष्टिकोण है वो ये है कि स्थायी और अस्थायी दोनों सीटें बढ़ाई जाएं। अब सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने हेतु भारत के तर्क, भारत के पक्ष में कौन सी बातें हैं, क्यों भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो भारत के पक्ष में जो बिंदु हैं वो देखते हैं हम, कि भारत एक तो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सेकंड, भारत में विश्व की लगभग 1/5 भाग आबादी निवास कर रही है। दुनिया की 17%, 17.5% जो पॉपुलेशन है वो हमारे भारत में है। और भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। भारत ने यूएनओ के सभी अभियानों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कुल मिला के जो यूएनओ का जो एजेंडा है, जो उद्देश्य हैं, जो उसकी जितने भी अभियान हुए हैं उनमें वो शामिल भी हुआ है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। भारत यूएनओ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है, भले वो कम रहा हो, लेकिन उसने कभी भी इसको मिस नहीं होने दिया। यूएनओ को जो बजट उसके हिस्से में है वो टाइम टू टाइम पे कर रहा है। तो ये सब बातें भारत के फेवर में हैं। अब नोट देखिए यहाँ पे कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी और वीटोधारी सदस्य बनना चाहता है, परंतु कुछ देश इसके खिलाफ है। सीधी सी बात यह है कि भारत स्थायी सदस्य बनना चाहता है, वो चाहता है कि वीटो पावर उसको भी मिले, लेकिन उसके ही पड़ोसी देश जैसे चाइना, पाकिस्तान, ये इंडिया के खिलाफ हैं। ये नहीं चाह रहे हैं कि इंडिया मेंबर भी बने। वीटो तो बहुत दूर की बात है, वो तो स्थायी सदस्य बनने का भी विरोध करते हैं। तो स्थायी सदस्य बनना इतना आसान नहीं है। इसका जो एक शर्त है दोस्तों, मैं बता दूं कि इसमें पहले तो 5 ही स्थायी सदस्य जो हैं वो हामी होनी चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया बने।
तो इंडिया की जो पहली रुकावट है वो सबसे बड़ी तो चाइना ही है। अब देखिए भारत की जो वीटोदाई सदस्य बनने की राह में जो रुकावट के कारण है वो क्या है, हम देख लेते हैं। कुछ देश भारत का विरोध कर रहे हैं, जैसे चीन और पाकिस्तान, हमने चर्चा की है। कुछ देश जो हैं वो भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं कि भारत के पास में जो परमाणु हथियार है वो व्यवस्थित नहीं है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, यहाँ की राजनीति काफ़ी अस्थिरता रहती है, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर ऐसी आलोचनाएं भी देखने को मिलती है। फिर कुछ देशों की मान्यता है कि पाकिस्तान के साथ विवाद के कारण भारत प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाएगा, कि भारत जो है वो दक्षिण एशिया में ही उलझा रहेगा, हमेशा भारत पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है, तो भारत कैसे बड़ी भूमिका निभाएगा जब अपने घरेलू स्तर पे अपने पड़ोसियों के साथ वो रिश्ता ठीक नहीं कर पा रहा, तो दूसरे देशों के साथ कैसे ठीक करेगा। ये कुछ देश ये भी आलोचना कर रहे हैं, तो ये भारत के खिलाफ बोले जाते हैं ऐसे पॉइंट। फिर है कि अन्य देशों की स्थायी सदस्य बनाना पड़ेगा, कि अगर भारत को बनाया जाता है तो सिर्फ भारत को तो अकेले को नहीं बना सकते, और भी देश हैं जो ये पैरामीटर्स पे वो पूरा करते हैं और वो भी ऐसी मांग कर रहे हैं, जैसे ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ऐसे देश, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश जो हैं वो स्थायी सदस्यता का दावा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर स्थायी सदस्य बढ़ाए गए तो सिर्फ भारत को तो नहीं बनाया जा सकता, और भी देशों को बनाया जाना है। और जब और देशों को बनाया जाएगा तो उनके अपने इश्यूज हैं, जिस तरह भारत के राह में रोड़े हैं तो उनके भी तो राह में रोड़े हैं, तो सबको बनाया जाना भी पॉसिबल ही नहीं। लेकिन कुछ जो राजनीतिक विद्वान है वो ये कहते हैं कि भाई कम से कम अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से तो एक एक सदस्य होना ही चाहिए, अगर विस्तार होता है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में, तो क्योंकि वहां से अभी एक भी सदस्य स्थायी नहीं है। फिर देखिए एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की, अब 1991 के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस तरह की भूमिका निभाई है। पहले क्योंकि आशंका जताई गई कि अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है और सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते पे यूएनओ की अनदेखी कर सकता है, कौन, अमेरिका। और अमेरिका जो है बजट में भी सर्वाधिक योगदान दे रहा है, 22%। और सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यूएनओ खुद जो है वो अमेरिका के भू क्षेत्र में स्थित है, और यूएनओ में कई अमेरिकी नागरिक नौकरशाह हैं, कि यूएनओ के जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय है, वहाँ पे जो कर्मचारी है वो सब अमेरिका के नागरिक है अधिकतर। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ पसंद नहीं करता तो वो वीटो कर सकता है। तो ये सब बातें जो हैं, ये आशंकाएं जताई गई कि कहीं ना कहीं अब संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। ये सब कारण हमने इस पे चर्चा की है। परंतु यूएनओ एक मंच है जहाँ पे विश्व के सभी देश इकट्ठे होकर वार्तालाप करते हैं और गलत का विरोध करते हैं। यूएनओ में कई कमियां हैं, परंतु पारस्परिक निर्भरता के कारण इसका अपना एक महत्व है। भले ही ये आशंकाएं जताई गई हो, लेकिन ऐसा सच साबित नहीं हुआ। हाँ, कुछ जगह पर हम देख सकते हैं, क्योंकि वो तो पहले भी होता था, जो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती वो वीटो कर देते थे। लेकिन अब अमेरिका को भी पता है कि किसी मुद्दे पे अगर वो किसी देशों से बात करना चाहे तो सबसे बड़ा मंच उसे आसानी से मिल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि ये ख़त्म हो या ये फिर एक तरीके से निष्क्रिय हो जाए। अब हम कुछ एजेंसियां देख लेते हैं। आणविक अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। इसके क्या कार्य देखिए, इसके कार्य हैं परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और सैन्य उद्देश्यों में परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल को रोकना और विश्व में परमाणु संयंत्रों की नियमित जांच और निगरानी करना। तो कुल मिला के जो परमाणु ऊर्जा का जो इस्तेमाल हो रहा है उसको मॉनिटरिंग करना इसका मुख्य कार्य है, और वो कोशिश ही होनी चाहिए कि वो शांतिपूर्ण कार्यों में उसका यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये एक स्वयंसेवी संगठन है, ये एक NGO है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी ब्रिटेन में। इसका जो मुख्यालय है वो लंदन है। इसका क्या उद्देश्य है देखिए, ये जो संगठन है वो मानवाधिकारों से संबंधित है, तो विश्व स्तर पर मानवाधिकारों और मानवीय स्वतंत्रता की रक्षा, और ये कार्य क्या करते हैं, मानव अधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसका प्रकाशन करते हैं। और अक्सर ये जो रिपोर्ट हैं ये कई देशों को पसंद नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे उन सरकारों को बेनकाब किया जाता है कि किस तरह उस देश में आम नागरिकों के मानवाधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये कार्य करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स वॉच। ये भी एक NGO है, स्वयंसेवी संगठन है। इसकी स्थापना 1978 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर वो न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। और
इसका जो मुख्य कार्य है वो ये है कि मानव अधिकारों की वकालत करना और उनसे संबंधित रिसर्च करना, अनुसंधान करना। नेक्स्ट और लास्ट ये एजेंसी की बात करते हैं, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, गेट की जगह। इससे पहले जो एक संस्था थी जो विश्व व्यापार को कंट्रोल करती थी, गेट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। इसका जो हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापार स्वतंत्र हो, सुव्यवस्थित हो और सुचारू रूप से हो, इस हेतु WTO कार्य करता है। अब लास्ट बिंदु आज का दोस्तों, कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितनी बार बना और कब कब बना, तो वो हम देख लेते हैं। भारत जो है अब तक 8 बार UNO की जो सुरक्षा परिषद है उसका अस्थायी सदस्य, यानी 2 वर्ष के लिए वो सदस्य बना। तो सबसे पहले बना 1950 1951 में, 1 जनवरी 1950 से 31 दिसंबर 1951 तक। 1967 68, 1972 73 में, फिर 77 और 78 में, 84 85 में, 91 92 और 2011 2012 और लास्ट अभी ठीक ये जनवरी चल रहा है, दिसंबर में एक टर्म और ख़त्म हुआ है 2021 और 22 में। एक और चीज़ ध्यान रखना दोस्तों कि जो भी अस्थायी सदस्य होते हैं वो तुरंत वापस अस्थायी सदस्यता हेतु दावा नहीं कर सकते हैं या उस इलेक्शन को नहीं लड़ सकते हैं। तो भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहकर भी अपनी कार्यशैली के द्वारा प्रभावित किया कई देशों को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर सकते हैं, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके भी आप बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।